वेलकम डियर ऑल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की लेक्चर सीरीज़ में एक और लेक्चर आपके सामने मौजूद है। इसकी आउटलाइन मैं आपको दे देता हूँ। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कुलाम्स लॉ के बारे में और साथ में वेक्टर फॉर्म को भी देखेंगे। कुलाम्स लॉ की बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, क्या होता है जब हम दो स्फीयर जो कि ऑलरेडी चार्ज्ड हैं उनको अगर हम टच करा के वापस सेपरेट कर दें तो वो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन को भी हम देखेंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बहुत ज़बरदस्त प्रिंसिपल है, इसको समझेंगे बहुत डिटेल में अच्छी तरह से और साथ में इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को भी मिलूँगा। और आपके लिए भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस कुछ हैं, वो आपको सॉल्व करने को मैं दूँगा, आप उनको सॉल्व करिए। और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगी आपको टेलीग्राम ग्रुप की, उस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर जो आपने सॉल्व किए हैं उस जगह पर आप अपने सॉल्यूशंस को पोस्ट करिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बहुत फेमस लॉ कूलॉम्स लॉ से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दो चार्जेस रखे हुए हैं, इन चार्जेस के ऊपर साइन देखो प्लस और प्लस, तो इसका मतलब ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से दूर जाने रिपेल करेंगे। और जब चार्जेस रिपेल करेंगे तो ये चार्ज इधर जाएगा और ये वाला चार्ज जो है राइट हैंड पर इस तरह से मूव करेगा। तो ये मूव करेगा तो डेफिनेटली एक फोर्स लगने वाली है। ये जो फोर्स जो इन चार्जेस के ऊपर लगेगी इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मीन्स इसको निकालने का कोई फॉर्मूला क्या होगा, उसको बताने के लिए कूलॉम्स ने एक लॉ फ्रेम किया जिसको हम कूलॉम्स लॉ के नाम से जानते हैं। इस कूलॉम्स लॉ का जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि जो फोर्स लगेगी वो फोर्स जो है इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगी। मतलब अगर आप चार्जेस को बढ़ाते हैं, जैसे 2 कूलॉम और 3 कूलॉम के रखें, अगर आप इनकी वैल्यूज़ को बढ़ाते हैं चार्जेस बढ़ेंगे, मतलब 4 कूलॉम और 8 कूलॉम के, तो फोर्स भी डेफिनेटली बढ़ जाएगी। दूसरी बात इन्होंने बोला कि ये जो फोर्स लगेगी, ये जो फोर्स है इन दोनों चार्जेस के सेपरेशन के हिसाब से भी चेंज होगी। कैसे होगी? एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ध्यान रखना नीचे r², और यहाँ r क्या है? इन दोनों चार्जेस की बीच की दूरी। अब ये जो फोर्स लगेगी, ये फोर्स इन दोनों चार्जेस के बीच की दूरी के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो एफ जो टोटल निकल के आती है हमारी, वो आती है k q1 q2 और r²। और यहाँ k क्या है? एक कांस्टेंट है, जो कि अगर ये चार्जेस वैक्यूम में रखे हुए हैं तो ही ये k हमें इस तरह से लिखना है। मतलब वैक्यूम का मतलब क्या है हमारा? ये चार्जेस हमने वाटर में नहीं रखे, ये चार्जेस हमने ऑयल में नहीं रखे, ये चार्जेस किसी हमने मटेरियल में नहीं रखे, बट हमने ये चार्जेस या तो रखे हैं एयर में या फिर ये वैक्यूम, इनके बीच में कुछ भी नहीं है। तो हमें ये k को इस तरह से लिखना है। ध्यान से देख लो, k इज इक्वल्स टू 1/4πε0। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसको देखते हैं। एप्सिलॉन क्या है कि ये इसकी वैल्यू है 8.854 × 10⁻⁻12 और यूनिट देखो c²/n m², और इसको बोलते हैं परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। ध्यान रखिएगा, एप्सिलॉन नॉट, नॉट का मतलब क्या है यहाँ पर? नॉट का मतलब इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस से हमारा यहाँ पे मतलब है कि ये चार्जेस जो है वैक्यूम या फिर एयर में रखे हुए हैं। और k जो है ये क्या है? कांस्टेंट है एंड इज ओनली यूज व्हेन चार्जेस आर केप्ट इन एयर और वैक्यूम। और इसकी वैल्यू देखो जरा गौर से, k की वैल्यू हमें रखनी है 9 × 10⁹ और यूनिट देखो न्यूटन मीटर² ध्यान रखिएगा, ये k की ये वैल्यू हमें याद करके चलनी है, 9 × 10⁹। ये फॉर्मूला देखिए, एफ सी या फिर एफ इज इक्वल्स टू k q1 q2 और r²। कूलॉम फोर्स जो है ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है हमारे पास में। अब ये फार्मूला जब कोई मीडियम ना हो, मींस एयर या वैक्यूम में हमें k को यूज़ करना है। अब देखो जरा, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो f(c(r²/q1 q2 इज इक्वल्स टू k आ गया। अब f को हमको किस में देखना है? न्यूटन में। r को किस में लिखना है? मीटर², r² हो जाएगा। और q1 को c में, कूलॉम में, और q2 को c कूलॉम। तो न्यूटन मीटर² / कूलॉम²।
ये के की यूनिट इस तरह से निकल के आती है और के की वैल्यू देख लो 9 इंटू 10⁹। अब एप्सिलॉन नॉट को देखते हैं। हम जानते हैं के को हमें कैसे लिखना है, के इजिकल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखना है। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट इजिकल्स टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई के। अब यहाँ देखो जरा, इसका मतलब एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट है वो के की यूनिट की इन्वर्स होगी। तो के की यूनिट हमने कितनी लिख रखी है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर, तो इसकी उलट के लिख देनी थी सी स्क्वायर अपन न्यूटन मीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना, इसकी जो वैल्यू है 8.854 इंटू 10⁻12 हमें अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं कूलम्ब फोर्स की। इट इज़ ए टू बॉडी इंट्रैक्शन, मीन्स ये सिर्फ दो चार्जेस के बीच में ही लगेगा। सपोज यहाँ पे मैं दो चार्जेस बना देता हूँ, ये चार्ज यहाँ पे लिख दिया Q1 और दूसरा यहाँ पे लिख दिया Q2, ये इस तरह से रखे हुए हैं। तो ये सिर्फ दो चार्जेस के ऊपर ही लगाना है, F इजिकल्स टू के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ठीक है, Q1 Q2 के ऊपर ही ये लग सकता है। अब देखिए जरा, दूसरी लाइन में बोल रही है इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस। तो हमें ये लगेगी कहाँ, ये भी तो दिखाना है। तो आपको क्या करना है, ध्यान रखिए, स्टेप्स को फॉलो करना। ये सबसे पहले इसमें लाइन को जॉइन कराइए, ये लाइन जॉइन करा दी। इस लाइन के अलोंग हमें कूलम्ब फोर्स लगानी है, सिर्फ इसी लाइन के अलोंग। आप इसमें फोर्स को ऐसे नहीं लगा सकते थे, आप इसमें फोर्स को ऐसे नहीं दिखा सकते थे, ये रॉन्ग हो जाएगा। आप ऐसे नहीं दिखाएंगे इसके ऊपर। तो इसके ऊपर फोर्स क्या जाएगी, इसी लाइन के ऊपर ही हमें इस फोर्स को लगाना है। देखो इसमें मैंने इलस्ट्रेट किया हुआ है, दो चार्जेस लिए हैं, एक Q1 एक Q2। अब इन दोनों को मिलाने वाली लाइन ये रही। अब इस लाइन के अलोंग सपोज करो Q1 पर देखनी है, तो Q1 पर देखनी है तो इसको हम लिख दिया F12, मीन्स फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ये दूसरा ही तो इसके ऊपर लगा रहा है, तो इसको हमने F12 लिख के इस तरह से शो कर दिया। अब बताओ ये फोर्सेस कैसी लगेंगी, रिपल्शन की लगेगी ना, क्योंकि दोनों चार्जेस कैसे हैं, पॉजिटिव। तो ये वाला चार्ज किधर जाएगा, इसी लाइन के अलोंग, इस एरो से, ये हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है रेड वाला एरो, ये इधर की तरफ इसी लाइन से जाएगा। ये एरो आप ऐसा नहीं दिखा सकते, इस लाइन के अलोंग ही दिखाना है आपको, इसी लाइन के ऊपर। अब इस वाले को देखो, ये भी इसी तरह से जाएगा, ये इधर लेफ्ट की तरफ जाएगा, ये एरो ये रहा, और ये इसी लाइन के अलोंग F21 मीन्स फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अब ये क्योंकि रिपल्शन की है, दोनों एक दूसरे से देखिए दूर जा रहे हैं। अब अगर ये एक प्लस का होता और एक माइनस का होता, जैसे कि इस फिगर में आपको दिख रहा है, तो लाइन ज्वाइन की हमने, दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही लगानी है। अब क्योंकि दोनों चार्जेस कैसे हो गए, अपोजिट हो गए नेचर में, तो अपोजिट हो गए, तो इसमें फोर्स कैसे लगेगी, अट्रैक्शन की। तो देखो F12 का एरो जो कि इसमें अवेज ले जा रहा था, अब इसको इधर की तरफ खींच के ले जा रहा है और ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ऐसे लगाना है हमें। और F21 इसमें इसकी तरफ खींच के आएगा, तो ये F21 इस तरह से हमें लगा देना है। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ को समझने से पहले हमें एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि पोजीशन वेक्टर क्या होती है। सपोज हमने यहाँ पर एक चार्ज रख दिया Q1, अब हमें ये बताना पड़ेगा कि इसकी पोजीशन कहाँ है, मीन्स विद रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन। ऑरिजिन आप मन में आए, जहाँ चाहे वहाँ ओरिजिनल ले लो, ये ले, और इसको वो लगा दो, मैंने यहाँ लगा दिया। इसकी यहाँ से मिलाने वाली जो लाइन है, इसकी तरफ जो एरो बनाया, ये इसका पोजीशन वेक्टर हो जाता है, इसको हम R1 वेक्टर लिख देते हैं। तो पोजीशन वेक्टर क्या है, किसी भी पॉइंट की या चार्ज की पोजीशन को बताने वाला वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन। अब दूसरा चार्ज मैं बनाता हूँ यहाँ पर Q2, अब इसका भी तो पोजीशन वेक्टर होगा, तो ये देखो लाइन मिला दो। अब पहले ही ऑरिजिन हमने मार्क कर चुके हैं, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी लाइन को मिलाया, सीधी लाइन, और इस पर हमने बना के लिख दिया R2 वेक्टर। तो देखो पोजीशन वेक्टर Q1 का R1 हो गया और Q2 का R2 हो गया। अब दूसरा एक कंसेप्ट और है, वो हमें जानना जरूरी है कि ये यूनिट वेक्टर क्या होता है। देखो यूनिट वेक्टर के समझने से लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक ब्लॉक है, इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं। चलिए F = 2 न्यूटन की। तो देखो ये फोर्स लग रही है, आपको किधर नजर आ रही है फोर्स लगती, राइट हैंड पर। राइट हैंड का मतलब ये +x डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं जा रही, फोर्स +x डायरेक्शन में फोर्स जा रही है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ F जो हमारी है वो है 2 न्यूटन की, यानी 2। तो ये 2 जो लिखा हुआ है ना, इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड।
अब क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नीट्यूड को वेक्टर कैसे बनाए, सवाल ये होता है। तो ध्यान रखो, मैग्नीट्यूड को वेक्टर बनाने के लिए हम किसी एक यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ मैंने ये यूनिट वेक्टर आई कैप लिख दिया, क्यों? क्योंकि एक्स डायरेक्शन में नॉर्मली हम आई कैप मानते हैं यूनिट वेक्टर। अगर ये फोर्स हम ऊपर लगा रहे होते, वाई डायरेक्शन में जा रहा होता, तो इसके लिए हम जे कैप से मल्टीप्लाई करा देते, और जेड डायरेक्शन में जा रहा होता तो के कैप से मल्टीप्लाई करा देते। अब इससे फर्क क्या पड़ा, देखो ये यूनिट वेक्टर से क्या हुआ, इसका मैग्नीट्यूड नहीं बदला। क्यों? क्योंकि ये वही बात हुई कि सपोज करो हमने 1 से मल्टीप्लाई कराया होता इसको, तो इसका मतलब यूनिट वेक्टर वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, लेकिन इसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, इसमें डायरेक्शन एसोसिएटेड है। तो इसका मतलब क्या होगा, देखो यहाँ आई कैप लगा, तुरंत समझ गया आई कैप लगाते ही कि इसकी एफ की डायरेक्शन किधर है, प्लस एक्स डायरेक्शन में। जे लगा देता तो तब समझ जाते कि वाई डायरेक्शन में। तो यूनिट वेक्टर का मतलब ये होता है। तो हम इसका इस्तेमाल कब करते हैं, किसी भी मैग्नीट्यूड को, यहाँ देखो किसी भी मैग्नीट्यूड को अगर हम मल्टीप्लाई करा दें यूनिट वेक्टर से तो ये वेक्टर बन जाता है। यहाँ ध्यान रखिए क्योंकि इसमें दिशा आ चुकी है, इसकी जो डायरेक्शन है वो इसमें आ चुकी है। तो हमें याद रखना है इस बात को कि यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा और जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से लगाएंगे। सपोज करो मैं यहाँ लिखता यूनिट वेक्टर होता आर कैप, कोई डायरेक्शन, ये सपोज तिरछी डायरेक्शन में जा रहा है, ना तो एक्स है ना वाई है, लेकिन इसकी डायरेक्शन हम क्या दूंगा, मैं इसकी डायरेक्शन मैं दे दूंगा आर कैप। तो इसको लिखना है तो आर कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर बनाओ इसका आर का, ये लीजिए वेक्टर बना दिया, और इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब कितनी दूरी तक आप गए, तो वो दूरी लिख दो, ये लीजिए आर। तो अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल इसमें हम करने वाले हैं। तो देखिए वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ में हम अब जरा इन चार्जेस को देख लेते हैं। ये चार्जेस कैसे हैं, ये चार्जेस हैं दोनों पॉजिटिव। अब दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो कूलम्ब्स लॉ ये बोलता है कि दो पॉजिटिव चार्जेस में लाइन के अलोंग में फोर्स लगेगी, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, चार्जेस कैसे भी हो लाइन के अलोंग लगती है। अब लाइन कौन सी होती है, दोनों चार्जेस के सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन खींचो और इसके अलोंग अब मैं फोर्स लगानी है, यानी फोर्स जो लगेगी कूलम्ब्स की इस लाइन के ऊपर लगनी है। अब कैसे लगनी है, ये देखो चार्जेस कैसे हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो अवे होगी इस लाइन के अलोंग। ये वेक्टर को शो कर रहे हैं हम, ये देखो इस फोर्स को मैं लिख देता हूँ F12, यानी कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है। इसी प्रकार से इसके ऊपर हमें लिखनी पड़ेगी वो फोर्स को हम लिख देते हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ये थोड़ा समझ लीजिएगा इसको कि ये जो इस्तेमाल किया गई है हमने टर्मिनोलॉजी, फोर्स ऑन 1 पर 2 की वजह से, फोर्स ऑन 2 पर 1 की वजह से, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ में रिपल्सिव फोर्स अवे जाती है, इसलिए ये एरोज एक दूसरे से अवे हम लेके दिखाया है। इसके ऊपर इससे बाहर रिपल्शन होगा, इधर भागेगा, ये इससे इधर भागेगा तो ये इधर भागेगा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच की दूरियों को भी देख लेते हैं। इन दूरियों को मैं लिख देता हूं, सपोज करो r, ये हमारी दूरी है r। अब इसको r को हम नाप सकते हैं दो तरीके से, या तो हम 1 से 2 की तरफ जाएं, तो 1 से 2 की तरफ जाएं तो मैं लिख दूंगा इसको 1 से 2 की तरफ, यानी कि 2 की तरफ 1 से, तो यह r वेक्टर, इस पे वेक्टर किधर लगेगा, इधर की तरफ, ठीक है। ये भी वेक्टर हो जाएगा क्योंकि अब दूरी की बात कर रहे हैं। और अगर मैं लिखता r12, इसका मतलब 1 पर 2 से, तो ये भी वेक्टर इधर होता, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है, ये किधर की तरफ होता, ऐसे नाप रहे होते हैं इसको। इन दोनों को समझ लीजिए अच्छी तरह से, दिक्कत देते हैं, ठीक है। अब इतना समझने के बाद अब जरा हम कूलम्ब्स लॉ के स्टेटमेंट पर आते हैं। स्टेटमेंट क्या बोलता है कि जो फोर्स है वो K, अगर चार्जेस एयर में रखे हुए हैं तो K यूज़ करते हैं, उन चार्जेस का मैग्नीट्यूड
का मल्टीप्लिकेशन अपॉन उन चार्जेस के बीच की दूरी का स्क्वायर। तो यहाँ आर स्क्वायर हमने लिख दिया। डेफिनेटली यहाँ से नाप लो या यहाँ से नाप लो, दूरी तो बराबर ही रहनी है। अब मैं ज़रा इसको वेक्टर बनाना चाहता हूँ, तो वेक्टर बनाने के लिए हम क्या करना है, F21 है। अभी हमने क्या देखा था, वेक्टर बनाने के लिए हमें यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कराना पड़ता है। तो देखो इसको वेक्टर बनाने के लिए एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो चलो पहले कौन सी फोर्स लें, F21 लिख लें। F21 लिख लेता हूँ, चलो F21। तो यहाँ R भी कितना लिख लेते हैं, 21, इसके अलोंग है 21, और इसका यूनिट वेक्टर R21 कैप लिख लेते हैं। अब जैसे ही R21 यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई गया तो इसके ऊपर हम लगा देंगे एरो, ये लीजिए बन गया वेक्टर। तो ये एक तरीका हो गया रिप्रेजेंटेशन करने का कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में। अब दूसरा तरीका देखो, हमने क्या देखा हुआ है, ध्यान करो, हमने अभी अभी ये देखा था कि जो यूनिट वेक्टर होता है वो उस वेक्टर का अपॉन में मैग्नीट्यूड होता है। देखो R21 कैप इजिकल्स टू R21 वेक्टर अपॉन R21। ध्यान रखिएगा, वेक्टर में मैग्नीट्यूड को डिवाइड करते हैं, यूनिट वेक्टर बनता है। यहाँ 21 21 21 लिखा है, तो इस वैल्यू को उठा के हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो F21 वेक्टर जो आता है हमारा, वो आता है K Q1 Q2 अपॉन R21, स्क्वायर करिए इसको, R21 स्क्वायर इंटू R21 कैप को देखो, R21 कैप को हम लिखेंगे R21 वेक्टर अपॉन R21। अब जैसे ही हमने इसको लिखा तो ये क्या हो गया, F21 वेक्टर इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन, ये देखो मल्टीप्लाई हुआ तो ये बना R21 क्यूब इंटू R21 वेक्टर। लीजिए दूसरा तरीका ये हो गया। पहला तरीका तो ये था वेक्टर फॉर्म का, दूसरा तरीका ये था। यहाँ फर्क सिर्फ इतना हो गया, नीचे स्क्वायर था, यहाँ पर क्या आ गया, क्यूब आ गया, और यहाँ वेक्टर आ गया। ध्यान रखिएगा। तो जनरलाइज फॉर्म लिख देता हूँ। जनरलाइज में अगर आपको कूलम्ब लॉ वेक्टर में लिखना है तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब जरा F12 को देखें। सिमिलरली F12 ये वाली फोर्स भी लिखनी है ना मैग्नीट्यूड में, तो F12 इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 ऑन R12 स्क्वायर। अब हमने इसको वेक्टर बनाया तो इसके यूनिट वेक्टर R12 कैप से इसको मल्टीप्लाई कराया, तो यहाँ वेक्टर लिख गया, और R12 कैप क्या हो जाएगा, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। इस वैल्यू को उठा के मैं यहाँ रखूँगा, तो हमारा आएगा K Q1 Q2 अपॉन R12 क्यूब इंटू R12 वेक्टर। अब जरा इन दोनों इक्वेशंस को देखना है हमें। इन दोनों इक्वेशंस को हम मार्क कर लेते हैं। इसको मैं डाल देता हूँ 1 और इसको डाल देता हूँ 2। अब एक बात और हम देखें जरा, इसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे लिख रहा है R12 इधर की तरफ है, R21 इधर की तरफ है। तो देखो जरा R21 वेक्टर को लिखने का तरीका देखना, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, इनके पोजीशन वेक्टर्स की फॉर्म में इस तरह से लिख दिया। पहली बार में R2 माइनस R1, दूसरी बार में अगर R12 वेक्टर को लिखना है तो मैं लिखूंगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये कुछ इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। अब जरा इसको देखो, इसमें से माइनस ले लेते हैं बाहर, तो ये आता है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारा आ रहा R12 वेक्टर। तो इसका मतलब R12 वेक्टर जो हमारा आया माइनस R21 वेक्टर आया। इस बात की हमें ज़रूरत पड़ेगी जो हम वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं। तो इस वैल्यू को मैं पुट करूँगा इसमें पुट करते हैं। F12 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 माइनस R21 वेक्टर अपॉन R12 क्यूब। यहाँ R12 को उठा के हमने माइनस R21 लिख दिया। अब जरा एक बात बताओ, ये R12 क्यूब क्या लिखा हुआ, R12 क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और R21 क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। इसका मतलब ये तय होगा कि R12 जो है हमारा R21 के बराबर है। मैग्नीट्यूड लिखे हुए हैं हमने, वेक्टर लगा के बराबर नहीं कर सकते हम, वेक्टर लगा के तो माइनस के साथ में बराबर होगा। तो यहाँ मैग्नीट्यूड में ये दोनों बराबर हैं। तो जैसे ही मैग्नीट्यूड बराबर है तो इसको मैं उठा के अब R21 इससे मैच करने के लिए लिखता हूँ। तो F12 वेक्टर आता है हमारा माइनस K Q1 Q2 R21, इस माइनस को बाहर ले लिया, R21 वेक्टर अपॉन R21 क्यूब।
अब जरा देखो ये जो टर्म बनती है ये क्या बनती है, ये इस फर्स्ट को देखिए, ये फ्रॉम फर्स्ट F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू ये माइनस साइन के साथ में F21 वेक्टर बनता है। तो ये जैसे ही बनता है तो हम तुरंत समझ गए ये क्या फॉर्म हो रहा है, ये एक्शन रिएक्शन फॉर्म हो रहा है पेयर। एक्शन रिएक्शन मीन्स फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इक्वल एंड अपोजिट कैसे, यहाँ इक्वल साइन रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका मतलब F12 इज इक्वल्स टू F21, यानी मैग्नीट्यूड तो बराबर है इन फोर्सेस का, ये इन पर एरोज नहीं है तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड तो बराबर है, लेकिन यहाँ माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि ये फोर्स अगर इस डायरेक्शन में F12 तो F21 इस डायरेक्शन में। तो देखो F21 हमारी राइट हैंड में मानी हुई है हमने और F12 लेफ्ट हैंड में मानी हुई है। तो देखो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रही हैं। तो ये बताइए स्टेटमेंट क्या होता है एक्शन रिएक्शन पेयर का, फॉर एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये न्यूटन का थर्ड लॉ। तो इसमें क्वेश्चन ये आता है वेक्टर फॉर्म बताइए कूलॉम्स लॉ की, और साथ में ये बताइए कि हाउ इट इज़ इन अकॉर्डेंस टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो हमें पूरा इस तरह से इसको ड्राइव करके दिखाना है। तो लीजिए अब टाइम है हमारा क्वेश्चन को देखने का, जो कूलॉम्स लॉ हमने पढ़ा उसको अप्लाई करके देखते हैं। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रो कूलॉम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज माइनस 0.8 माइक्रो कूलॉम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट। ये हमें सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे 0.4 माइक्रो कूलॉम का ये चार्ज हमने रख दिया। माइक्रो कूलॉम को कूलॉम बनाने के लिए हमें 10⁻⁻6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, तो ये कर दिया। दूसरे चार्ज को लिखते हैं, वो -8 इंटू 10⁻⁻6 कूलॉम हो जाएगा। ये भी माइक्रो कूलॉम में, दूसरा वाला भी माइक्रो को हटा दिया हमने इसमें से 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करके। अब इसमें क्वेश्चन में अगर आप गौर करें, ये दोनों चार्जेस को अरेंज किया हमने, दोनों चार्जेस ये देखिए चार्ज प्लस का और ये चार्ज माइनस का, तो इसके ऊपर फोर्स इस तरह से हमने एक दूसरे की तरफ आती हुई दिखा दी। तो इस वाले चार्ज के ऊपर F21 है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और ये F12 है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। और इस क्वेश्चन में ये जो फोर्स जो दे रखी है 0.2 न्यूटन दे रखी है, ये 0.2 न्यूटन हमने इसमें फोर्स को ले लेना है। अब ये पूछा गया है कि डिस्टेंस कितना है, तो r इज इक्वल्स टू कितना होगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला लगाते हैं, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब F दे रखा है 0.2 न्यूटन, हम यहाँ पर 0.2 न्यूटन लिख देते हैं। अब ध्यान दीजिए ये चार्जेस कहाँ रखे हुए हैं, ये चार्जेस रखे हुए हैं एयर में। इसमें दिया हुआ है एयर, अगर दिया भी नहीं होता है तो हम उसको एयर मान लेते हैं, एयर या वैक्यूम। और वहाँ पर K की वैल्यू कितनी लिखनी है, 9 × 10⁻9 लिख दी। Q1 क्या हो गया, ये चार्ज हो गया 4.4 × 10⁻6 लिख दिया। Q2 ये दूसरा चार्ज हो गया, इसकी वैल्यू लिख दी। अब यहाँ आप कहेंगे, यहाँ गौर से देखो, यहाँ ये माइनस का 8 × 10⁻6, जबकि हमने लिखा है 8 × 10⁻6, 8 × 10⁻6। यहाँ माइनस लगाने की हमें ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। माइनस से ये यहाँ पर F जो है माइनस में आती, और माइनस का इंडिकेशन सिर्फ ये होता है कि ये अट्रैक्टिव फोर्स है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो हमें जब फोर्स को, जब हम कूलॉम्स का फोर्स निकालेंगे तो उसमें माइनस लगाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेके चलेंगे इसका 8। अब यहाँ r² कर दिया। अब इसमें कुछ कैलकुलेशन करेंगे और r जो हमारा इसका सॉल्व करने के बाद आएगा वो, तो इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो r आएगा √ में 144 × 10⁻⁻4। जब आप इसको बाहर लेंगे तो ये 12 × 10⁻2 मीटर में, और इसको सेंटीमीटर में आंसर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो r इन दोनों के बीच में जो निकाल दी हमने 12 सेंटीमीटर निकाल दी। अब दूसरा पार्ट को देखो, व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। और हमने अभी देखा था कि ये न्यूटन के थर्ड लॉ इनके ऊपर एप्लीकेबल होता है कूलॉम्स फोर्सेस के ऊपर। तो इसका मतलब अगर इसके ऊपर एक के ऊपर 0.2 न्यूटन की फोर्स लग रही है तो दूसरे के ऊपर भी 0.2 न्यूटन की फोर्स लगनी है। तो ये F21 सेकेंड स्फीयर पर 1 से पूछी है, व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकेंड स्फीयर और चार्ज ड्यू टू द फर्स्ट। तो ये F21 पूछी है, तो ये 0.2 है, तो इसका मतलब ये भी कितनी होगी 0.2, और नेचर भी हम साथ में लिख देंगे इसका। ये कैसी नज़र आ रही है आपको, अट्रैक्टिव।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1.5 है। इस में आप इसको जस्ट गो थ्रू दिस क्वेश्चन। तो इसमें ये कहा गया है कि दो स्फीयर्स रखे हुए हैं हमारे पास में Q1 Q2, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। एक को थ्रेड से लगा रखा है हमने, इसके ऊपर जो चार्ज है वो Q1 है और दूसरे के ऊपर चार्ज है Q2, डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। अब इसके ऊपर अभी फ़िलहाल हम क्या है फोर्स का फॉर्मूला लगाते हैं। तो F इज टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर हम इनके बीच में लगा सकते हैं, और आर क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.1 मीटर। अब इसमें बोला गया है, नेक्स्ट जो लाइन बोल रही है कि द रिजल्टिंग रिपल्शन ऑफ ए इज नोटेड। तो हमने ये एफ का रिपल्शन की फोर्स हमने यहाँ पे नोट कर ली, ये लिख दी हमने। अब आगे जो बोल रहा है, इसमें आगे वाली लाइन को जरा गौर से देखिएगा। स्फीयर्स ए एंड बी आर टच्ड बाय अनचार्ज्ड स्फीयर्स सी एंड डी रेस्पेक्टिवली। तो आइडेंटिकल स्फीयर्स को लेके आए हम। यहाँ सारे जो स्फीयर्स हैं ना ए सी बी डी आइडेंटिकल हैं। अभी आपको दो नज़र आ रहे हैं, ए और बी। अभी दो और ले आते हैं, देखो ऐसे। ये दो स्फीयर्स यहाँ पर लेके आए, इनको टच कराया हमने। तो यहाँ ज़रा गौर से देखो आप, ये दोनों स्फीयर्स के ऊपर इनिशियल, इसके ऊपर चार्ज है हमारा Q1 और इसके ऊपर Q2, और जो इनको लेके आए डी को लेके आए हैं उसके ऊपर चार्ज 0 है और इसके ऊपर भी चार्ज 0 है, जैसा कि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है एज शोन इन फिगर। एंड देन दे आर रिमूव्ड। अब हमें इसको रिमूव करना है इनको। तो जैसे रिमूव करना है ध्यान रखना, क्योंकि ये कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं। तो ये वाला जो चार्ज है, क्योंकि इससे टच है, हमने तो कंडक्शन पढ़ा हुआ है ना, इससे ये चार्ज का कुछ हिस्सा इसमें पहुंचेगा और इधर से कुछ हिस्सा इसमें पहुंचेगा। तो अब वो कितना हिस्सा पहुंचता है आपको ध्यान रखना है। आपको क्या करना है, जो हिस्सा पहुंचाना है ना, इसका हाफ पहुंचाना है, इसका हाफ। तो यानी Q1/2 इसमें पहुंचेगा। तो इसमें कितना रह जाएगा Q1/2, इस वाले में कितना रह जाएगा Q2/2, और इसमें पहुंचेगा Q2/2। देखो जरा ऐसे। यहाँ ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि टच कराते समय आधा आधा चार्ज बराबर बांट देना है, अगर आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं तो यहाँ देखो Q2 था पहले, तो इसका आधा कर दिया तो Q2/2 इस पे रह गया और आधा इस पे पहुँच गया। इस पे कितना था Q1 था, तो इसका हाफ कर दिया तो Q1/2 है, और इस पे पहुँच जाएगा Q1/2। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना। अब हमने क्या किया, इनको अलग कर दिया। अब देखो जैसे ही अलग किया तो इन पे चार्ज कितने रह गया Q2/2, और ए पर अब कितना रह गया Q1/2। अब इसमें आगे बोल रहे हैं कि अब क्या करो आप, इनकी डिस्टेंस को थोड़ा सा अब चेंज करो आप। B इज ब्रॉड क्लोजर टू A अप टू डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। यहाँ पास लाइए आप इसको, ये 5 सेंटीमीटर पर यहाँ ले आए। जैसे ही हम इसको लेके आए, आप पूछ रहे हैं आपसे जरा आप नई F बताना, पुराने कंपैरिजन में F पे क्या फ़र्क पड़ा। तो देखो हम जैसे ही इस फॉर्मूला को लगाएंगे, एफ डैश जो नई एफ होगी, तो के Q1 को क्या लिखेंगे आप Q1/2, और Q2 क्या लिखेंगे Q2/2। अब इनके ऊपर चार्जेस जो हैं वही तो लिखने पड़ेंगे, इनके ऊपर चार्जेस ही हैं, अपॉन इनकी दूरी का स्क्वायर R/2। पहले कितनी रखी थी हमने, ध्यान करो 10 सेंटीमीटर, अब कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम पाएंगे कि ये जो फोर्स है पहले की तरह ही निकल के आती है। देखो ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। एफ डैश इज इक्वल्स टू के Q1/Q2/4 हो जाएगा ये, के Q1/Q2 डिवाइडेड बाई 4 अपॉन R/2। अभी R/2 कैसे आया, पहले ये डिस्टेंस कितनी थी 10 थी, तो R कितना था पहले 10 था, अब कितना हो गया R 5, तो इसको मैंने डायरेक्ट R/2 लिख दिया है, पहले के कंपेरिजन में हाफ। तो यहाँ R/2 का स्क्वायर किया तो नीचे तो रह जाएगा ये R², और इसका जो ये 2² 4 जो बनेगा वो ये ऊपर आएगा, यहाँ 4 ले लिया इनटू में, तो ये 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारी एफ डैश कितनी आई, एफ डैश हमारी आई के Q1/Q2/R²। और अगर हम याद करें, जब इनिशियली जब इनको टच नहीं किया था और ये दूरी पर रखे होते दोनों स्फीयर्स R पर, तब इनके ऊपर चार्ज कितना था Q1 था, और इसके ऊपर कितना था Q2। उस समय एफ कितनी निकल के आई थी, हमने कितनी निकाली थी के Q1/Q2/R²। अब इन दोनों फोर्सेस को देखो जरा, दोनों फोर्सेस सेम है, इसलिए हम कहेंगे कि एफ इज इक्वल्स टू क्या है, एफ डैश है
इसका मतलब इसकी फोर्स पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये क्या है और इसको कैसे लगाना है और इससे फ़ायदा क्या है, इसको देखने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर दो चार्जेस रखे हुए हैं और कूलॉम लॉ कहता है कि दो चार्जेस जो हैं उनके ऊपर जो फोर्स लगती है उसका मैग्नीट्यूड देखो, के क्यू स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। इनके बीच की दूरी अगर हमने आर मानी हुई है तो अब ये फोर्स जो है इधर लेफ्ट हैंड की तरफ जाएगी क्योंकि दोनों चार्जेस प्लस के हैं। ये लेफ्ट हैंड पर हमने इसको इससे दिखा दी। अब ये बताइए कि अगर तीसरा चार्ज और होता तो उससे क्या इस फोर्स के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता, कुछ इस तरह से। यहाँ तीसरा चार्ज अगर हम लगा देते हैं तो बताइए इसके मैग्नीट्यूड पे कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि ना तो ये क्यू चेंज हुआ है, ना ये क्यू चेंज हुआ है, ना इसके बीच की दूरी चेंज हुई है। और इसी को तो हम बोलते हैं कूलॉम लॉ। एक क्या है, टू चार्ज या टू पॉइंट इंटरेक्शन है, तीसरे से कोई लेना देना नहीं है। तो लेकिन तीसरे के आने से इसके ऊपर फोर्स की संख्या बढ़ गई कि नहीं? इसके ऊपर अब देखो, पहले तो सिर्फ इसी से फोर्स लग रही थी इधर की तरफ, अब इससे भी इधर की तरफ ऊपर की तरफ एक फोर्स इस पर लगेगी, क्योंकि दोनों कैसे हैं, ये पॉजिटिव हैं। तो इसको हम लिख देते हैं कुछ इस तरह से। ये फोर्स हमारे सामने आ गई, F2 इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। ये इधर की तरफ ने फोर्स लगा दी इसके ऊपर, ठीक है। अब जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि इस पर देखो फोर्सेस कितनी हो गई, दो हो गई, F1 और F2। अब ये जाएगा किधर की तरफ, ये इसको इधर ले जा रही है, ये फोर्स इधर ले जा रही है, तो ये लगभग बीच में चला जाएगा ऐसे। और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे, तो वो हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की मदद से निकालना है। तो पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। इट इज़ वेरीफाइड दैट फोर्स ऑन एनी चार्ज, किसी चार्ज पर जो फोर्स है ड्यू टू नंबर ऑफ अदर चार्जेस से इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन दैट चार्ज। तो देखो इस बात से हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कि इसके ऊपर जो एफ नेट आएगी, वो एफ नेट जो होगी इसके ऊपर, वो इंडिविजुअल इसके ऊपर जो अलग अलग चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं ना, ये तो लगा रहा है इसके ऊपर F1, ये वाला, ये इसके ऊपर लगा रहा है F1 प्लस F2, ये इसके ऊपर लगा रहा है F2, इनका वेक्टर सम होगी। इस तरह से हम इसको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में लिख देते हैं। यहाँ वेक्टर लगाना है, सिंपल सम नहीं है, ये क्या है, वेक्टर सम है। ये अलजेब्रिक सम नहीं लिखना है हमें, इसमें हमें क्या लिखना है, वेक्टर सम। और वेक्टर सम क्या होता है इसको ज़रा देखते हैं। तो देखिए ये इसके ऊपर जो नेट, जो हमने एफ नेट निकाली है, वो किधर ले जाएगा इस चार्ज को, ये देखिए ये इधर लेके जाएगा इस चार्ज को, बीच में ये चार्ज चला गया, इस तरह से मूव कर जाएगा और इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो ऐसे आएगा। अब ये इसका मैग्नीट्यूड ये कैसे आया इसको हम देखते हैं अभी। उससे पहले ज़रा इस स्टेटमेंट को भी देख लेते हैं कि द इंडिविजुअल फोर्सेज आर अनअफेक्टेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। इस लाइन में हम क्या कह रहे हैं कि जो इंडिविजुअल फोर्सेज है ना, ये अदर चार्जेस से इनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है। ये पूरा का पूरा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें एज इट इज़ याद करना है। अब ज़रा इसको देखो, इस वैल्यू को हम कैसे निकालते हैं। इसके लिए देखिए यहाँ पर दो फोर्सेज लग रही थी इस चार्ज के ऊपर, F1 F2 इस तरह से दिखाई है और इस पर रिजल्टेंट Fn जा रहा था। ध्यान रखना, अगर जब भी एरोज आपको इस तरह से मिलते हैं और ये बीच में अगर ये एरो निकल के जाता है ऐसा, तो उसको हमें एफ नेट का फॉर्मूला कैसे लिखना है, ध्यान रखना। एफ नेट इज इक्वल्स टू अंडर रूट लगाना है हमें, पहली फोर्स का स्क्वायर करना है प्लस दूसरी फोर्स का स्क्वायर करना है प्लस 2F1 F2 और कॉस लगा के इन दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल को तलाशना है। यहाँ एंगल कितना बन रहा है, लकीली एंगल बन रहा है 90। तो ये वाली टर्म्स जीरो हो जाएगी, इसको तो काट देते हैं। तो एफ नेट हमारा कितना आ रहा है, यहाँ पर एफ नेट आ रहा है हमारा अंडर रूट में, देखो हमने गौर करो ये F1 और F2 दोनों कितने थे, सेम थे। तो यहाँ के क्यू स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर लिख लें, इसका स्क्वायर कर दें, प्लस F2 भी इतना था, के क्यू स्क्वायर ओवर आर का होल स्क्वायर। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एफ नेट आएगा हमारा अंडर रूट 2 के क्यू स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर।
ठीक है, ये हमने एफ नेट इस तरह से निकाल लेना। तो इसमें 2-3 सिचुएशन लेता हूँ मैं, चार्जेस कैसे रखे रहते हैं उसमें आपको जानना बेहद ज़रूरी है। ज़रा अगर हमें किसी चार्ज के ऊपर फोर्स ऐसे आ जाती F1 इस दिशा में और F2 भी इसी डायरेक्शन में, तो इसका रिजल्टेंट कैसे लिखते? तो इसका रिजल्टेंट हम लगाने के लिए हम क्या करते हैं, Fr इजिकल्स टू डायरेक्ट एक में से दूसरे को घटा देते हैं, F2 माइनस F1। सिंपल, वेरी सिंपल, इस तरह से करना था। एग्जाम्पल में 1.7 को देखते हैं। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड L है और इसके ऊपर वर्टिसेस पे चार्ज देखो Q और माइनस Q रखे हुए हैं। अब आपसे पूछा गया है कि ईच चार्ज पर फोर्स निकालिए। तो सबसे पहले चलिए इस चार्ज के ऊपर फोर्स निकालते हैं, इसको मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ जो फोर्स हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे, एफ आर इक्वल्स टू क्या होगा, F1 प्लस F2। अब इस पर दो फोर्स लग रही हैं, एक इसकी वजह से, इसको लिख लेते हैं चलिए F2 मान लेते हैं, और ये किधर की तरफ जाएगी, दोनों चार्ज देखिए सेम है, तो लाइन ये रही, लाइन के अलोंग ये लाइन बढ़ा दीजिए, ये F2 हो जाएगा। अब इन दोनों को देखिए, इन दोनों के ऊपर ये लाइन के अलोंग लगनी है, लेकिन ये दोनों के साइन देखिए, तो इसका मतलब ये इसकी तरफ फोर्स लगेगी, इसको F1 मान लो। तो जरा F1 F2 को कैलकुलेट करते हैं। F1 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, K Q1 Q2, Q1 को हम Q लिख लेते हैं, Q2 को माइनस Q लिखना है, लेकिन फोर्स को मैग्नीट्यूड लिखते समय माइनस मत लगाइएगा बिल्कुल भी। फोर्स में डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, माइनस को बिल्कुल यूज मत करना है इसमें। माइनस साइन सिर्फ ये इंडिकेट करेगा कि ये फोर्सेस कैसी हैं, अट्रैक्टिव है, वो हमें पहले हम यहाँ पे दिखा चुके हैं। तो के क्यू स्क्वायर ओवर दूरी का स्क्वायर यानी कि L स्क्वायर, ये F1 हो जाएगा। F2 को देखो, F2 हो जाएगा हमारा के क्यू स्क्वायर ओवर L स्क्वायर। तो देखो F1 F2 का मैग्नीट्यूड तो आ रहा है सेम। अब ये दो एरोज हमें ऐसे मिल रहे हैं, तो इसका रिजल्टेंट हमने पिछली वीडियो में देखा था, इसका रिजल्टेंट FR जो है इधर आएगा। तो FR को लिखने का तरीका भी हम अच्छी तरह जानते हैं। FR को लिखने का तरीका है F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 और कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। इस एंगल को जरा कैलकुलेट करके बताइए, दो फोर्सेस के बीच का एंगल, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। दो फोर्सेस के बीच का एंगल यहाँ 120 हो जाएगा, 60 और लाइन के 180 में से सबट्रैक्ट करके 120। तो जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो FR जो हमारा आएगा, इसको सॉल्व करेंगे हम इसको, क्योंकि ये दोनों बराबर मैग्नीट्यूड में, तो इसलिए हम इसको 2F1 स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 2F1 स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको F1 इक्वल टू F2 पुट करके F1 स्क्वायर और cos 120 की वैल्यू माइनस 1/2, ये कट जाएगा और ये जो हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा F1। तो इसका मतलब हमारा रिजल्टेंट जो आया एक इसके लिए, उसकी वैल्यू हमारी आई के F1 कितना है, ये के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई L स्क्वायर। इसी तरह से हम दूसरे चार्ज के लिए भी इस वैल्यू को जरा निकाल लेते हैं। सपोज इस चार्ज के निकालते हैं, तो इस चार्ज के लिए हम इसके ऊपर फोर्स लगने वाली निकालेंगे। तो पहली फोर्स इसकी वजह से निकाल लेते हैं, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, इसके ऊपर फोर्स देखनी है, तो इससे फोर्स इसके ऊपर इधर जाएगी, ये इधर की तरफ हमने F2 रिप्रेजेंट कर दी। ये प्लस है, ये प्लस है, लाइन के अलोंग इधर। तो F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि हम पहले इसको निकाल चुके हैं, तो ये F2 की वैल्यू में निकालने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप निकाल लीजिए। के क्यू स्क्वायर ओवर L स्क्वायर हम लिख सकते हैं। अब जरा F3 फोर्स जो आ रही है वो इन दोनों के बीच में आ रही है। अब इसमें इसी इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ये एरो इसकी तरफ जाएगा, ये साइन देखो, ये प्लस का ये माइनस का, इसलिए इसकी तरफ। तो F3 की वैल्यू जरा निकालें, के क्यू स्क्वायर ओवर L स्क्वायर। अब ध्यान दो जरा, यहाँ पे माइनस लगाने की हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसलिए डायरेक्ट मैंने इसको Q ले लिया था, इस वाले Q को, तो दोनों Q का मल्टीप्लाई कराया तो K स्क्वायर लिख दिया। तो अब जरा इन दोनों का रिजल्टेंट देखो, FR, इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा यहाँ, और इसकी वैल्यू हम कैसे देनी है, FR इक्वल्स टू अंडर रूट में, आप अच्छी तरह जानते हैं इसको कैसे लिखना है, इन दोनों फोर्सेस का स्क्वायर, F2 का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर प्लस 2F2 F3 cos 120। अब हमने तो ये पहले निकाल दिया, दोनों मैग्नीट्यूड में कैसी आ रही हैं, सेम आ रही हैं। तो ये अंडर रूट में 2F2 स्क्वायर लिख सकते हैं, F2 इक्वल टू F3 पुट करके प्लस 2F2 स्क्वायर, और यहाँ माइनस का हाफ। और जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, जैसे इसको सॉल्व किया था, तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा निकल के आता है F2
तो एफ आर जो हमारा निकल के आया F2 यानी F2 की वैल्यू हमारी कितनी है KQ²/L²। तो इस पर भी हमारी सेम अमाउंट ऑफ फोर्स जो है, जो इसके ऊपर फोर्स आ रही थी वही फोर्स यहाँ भी सेम अमाउंट का रिजल्टेंट निकल के आता है। अब जरा -Q के ऊपर देख लेते हैं। तो देखिए -Q के ऊपर अगर हम लगाते हैं तो ये इसकी तरफ खींचेगा। अब इसको इसके ऊपर देखना है, ये किधर जाएगा, इन दोनों से। तो पहले इससे देख लेते हैं। तो ये इसकी तरफ खींचेगा और यहाँ पर कितना था, F3 था, तो ये भी F3 होगा। इस पर एरो F3 था। गुलाम लोग सेम फोर्स लगती है, जैसे यहाँ F2 लिखी थी, यहाँ भी आप F3 लिख सकते हो। और यहाँ पर कितनी लिखोगे आप बताइए, F1 और ये इसकी तरफ खींचेगा ऐसे। तो इसका रिजल्टेंट किधर आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर की तरफ आना है। तो ये रिजल्टेंट जो F आर आएगा वो ये एरो इसके ऊपर हमने दिखा दिया। अब इस एरो को, इस एफ आर को कैलकुलेट कर लेते हैं। एफ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में F3 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F2 F3 और कॉस ऑफ एंगल बताओ इन दोनों के बीच में, F3 और F1। यहाँ F1 करिएगा, F1, ये दो फोर्सेस हैं, F1 है और F3 है ना। सबको भूल जाइएगा, सिर्फ ये नज़र आना चाहिए आपको, सिर्फ ये ओनली ये। तो बताइए इन दोनों के बीच में एंगल कितना नज़र आ रहा है, 60। तो यहाँ 60 डिग्री लिखेंगे। अब ज़रा देखो F3 और F1 के मैग्नीट्यूड को देखते हैं। ये रहा F1 हमारा और ये रहा हमारा F3, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो इसको मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, 2F3 स्क्वायर प्लस 2F3 स्क्वायर, F1 को F3 लिख दिया, और cos 60 की वैल्यू हाफ, तो ये हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आएगा अंडर रूट में 3F3 स्क्वायर मीन्स √3 इंटू F3 मीन्स √3 इंटू F3 की वैल्यू KQ²/L²। तो ये हमारे फाइनल आंसर्स निकल के आ गए। ये फर्स्ट आंसर हो गया इसके ऊपर, सेकंड आंसर भी सेम ही हो गया इसके ऊपर, और थर्ड आंसर जो है ये डिफर कर रहा है, सिर्फ √3 की वैल्यू इसमें हमारी आ रही है। एग्जाम्पल नंबर 1.6 को देखते हैं। इसमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी लेंथ है L, साइड L है इसकी, और इसकी वर्टिसेस पर चार्ज रखे हुए हैं 3 Q, और यहाँ सेंट्रोइड पर रख दिया एक चार्ज +Q। अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि इस +Q के ऊपर नेट फोर्स कितनी है, F नेट। तो हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से पढ़ा हुआ है कि जो F0 होती है वेक्टर में वो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर के बराबर होती है। अब ये F1 F2 F3 क्या है, ये फोर्सेस, 3 फोर्सेस जो इसके ऊपर एक्ट कर रही हैं। 3 मैंने कैसे कहा, इसके ऊपर 3 फोर्सेस कैसे एक्ट कर रही हैं, पेयर बनाइए। देखिए इसका इसके साथ में पेयर 1 फोर्स हो गई, इस लाइन पे, लाइन के अलोंग ज्वाइन करिए, ये लाइन बना दी, और इसको जरा लाइन पे ज्वाइन करने के बाद ये देखिए इसकी डायरेक्शन किधर है, ये Q पॉजिटिव, ये Q पॉजिटिव, तो डेफिनेटली इसी लाइन के अलोंग इधर जाएगा, इसको F1 लिख सकते हैं आप। ये F1 वेक्टर हो गया। F2 को देखिए, F2 सपोज करो इस चार्ज के हिसाब से, तो ये इस लाइन के अलोंग, यहाँ पर F2 हो गया। अब मैं बात करता हूँ F3 की, तो ये इस लाइन के अलोंग, लेकिन जाएगा किधर, नीचे, F3 हो गया। इससे रिपेल करेगा तो इधर आएगा, ये इससे रिपेल करेगा तो इधर, और इससे रिपेल करेगा तो इधर। तो इस तरह से हमने F1 F2 F3 3 लगा दिया। हमारा गोल हो गया F1 F2 F3 को फाइंड करना। तो F1 F2 F3 को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें ये दूरियों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये दूरियां निकालने के लिए हम क्या करें, ज़रा इसको मैं एनलार्ज व्यू दिखाता हूँ आपको। देखिए इस ट्रायंगल को देखते हैं। इस ट्रायंगल को मैंने यहाँ से अलग यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाया।
इस ट्रायंगल में आप देखो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हाफ हो जाएगी L/2, क्यों, पूरी L है और हम अच्छी तरह से सेंट्रोइड से जो इस लाइन के ऊपर इसको हाफ में कट करेंगे। अब हमें क्या है, ये वाली ज़रूरत है। आप जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एंगल पूरा 60 डिग्री होगा, तो ये हाफ एंगल हमने 30 यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अब देखो हम यहाँ पे इस ट्रायंगल में हमने cos 30 इजिकल्स टू L/2/x, ये दूरी को x मान लेते हैं, तो x इजिकल्स टू क्या हो जाएगा L/2 इंटू 1/cos 30, ये √3/2 से 2 कट जाएगा, cos 30 √3/2 पुट किया तो इसका मतलब x इजिकल्स टू कितना आ जाएगा L/√3। तो लीजिए हमें सब तरफ की जो हमें ज़रूरत थी डिस्टेंसेस की वो मिल गई। तो यहाँ से यहाँ तक भी L/√3, यहाँ से यहाँ तक L/√3 और यहाँ से यहाँ तक भी L/√3। सेंट्रॉइड जो है हर वर्टिसेस से सेम दूरी पर रहता है। तो देखिए जरा F1 को निकाल लेते हैं, कुलाम लॉ लगाइए, K Q1 Q2 अपॉन R²। तो यहाँ पर K Q1 देखिए, Q1 F1 हमने ये मानी हुई है, Q1 को लिख देता हूँ Q और Q को लिख देता हूँ कैपिटल Q अपॉन R²। R² का मतलब L² और √3 का स्क्वायर मीन्स 3 और ये ऊपर आ जाएगा। सिमिलरली F2 को देखिए, F2 ये वाली K Q इंटू Q, Q1 Q2 इस वाले सेट को लेंगे, बाकी सबको भूल जाएंगे, Q इंटू Q अपॉन दूरी L² इंटू 3, R² रखेंगे L/√3 मीन्स L² अपॉन 3, ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा। सिमिलरली F3 को देखते हैं, F3 होगी ये, तो इसके लिए भी सेम यही निकल के आने वाला है, K Q इंटू 3 अपॉन L²। अब जरा इनकी डायरेक्शंस की भी बात कर लेते हैं। तो डायरेक्शंस की बात करने से पहले जरा मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। ये देखिए 3 फोर्सेस को हमने रिप्रेजेंट किया है इस तरीके से, F1 इधर की तरफ, F2 इधर और F3 इधर, हमें मैग्नीट्यूड मिल गए। तो देखो इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करना है, इस F3 को तो भूल जाइए, इन दोनों को देखिए F2 और F1, इनका रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में जाएगा ऐसे FR। इस रिजल्टेंट को निकालने का फॉर्मूला देखो, इसको अभी फिलहाल हम भूल जाते हैं, इसको भूल जाइए कि इधर लग रही है। तो इन दोनों को निकालने का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, F रिजल्टेंट दो फोर्सेस के बीच में निकालने का फॉर्मूला अंडर रूट लगाइए, पहली फोर्स का स्क्वायर करिए, दूसरी फोर्स का स्क्वायर करिए, प्लस दोनों फोर्सेस का मल्टीप्लाई करके एंगल। तो देखिए जो इनका रिजल्टेंट होगा इन दोनों का, सबसे पहले इन दोनों के बीच में एंगल को देखना। ये एंगल जो होता है ना सेंट्रॉइड पर 120 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। तो F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 कॉस, और इन दोनों के बीच में F1 F2 के बीच में एंगल जो है वो 120 हमने लिख दिया। तो इसको आगे सॉल्व करें। अब क्योंकि F1 और F2 की वैल्यूज़ देखिए आप, दोनों की F1 और F2 का मैग्नीट्यूड कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है, इसलिए मैं इसको दोनों को ऐड कर सकता हूँ, 2F1² ही कर लेता हूँ, प्लस 2F1 F2 का मैग्नीट्यूड सेम है तो इसको F1² लिख सकता हूँ। लेकिन cos 120 की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो हमारे पास में आती है -1/2। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारा आएगा √2F1² माइनस F1²। तो ये हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा F1 के बराबर, F1² माइनस F1² में से √F1² बचेगा, √F1² बाहर लेंगे तो ये F1 हो जाएगा। और F1 हमने कितना निकाला हुआ है, K Q3 अपॉन L²। तो इसका मतलब ये हुआ कि इतनी अमाउंट का रिजल्टेंट है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर रिजल्टेंट हमारा कितना आया, K Q3 अपॉन L²। अब मैं ज़रा इसको रब करता हूँ और यहाँ पर जो तीसरी फोर्स लग रही थी F3 वो लिख देता हूँ। F3 हमारी कितनी लग रही है, F3 हमारी लग रही है ये K Q इंटू 3 अपॉन L²। अब क्योंकि इन दोनों को भी हम निकाल चुके हैं तो इनको अब रब करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन दोनों का हम रिजल्टेंट यहाँ पर निकाल चुके हैं। अब देखो ज़रा, अब हमारे पास में ये बहुत सिंपल पिक्चर बन गई। इतने अमाउंट की फोर्स ऊपर लग रही है, इतने अमाउंट की फोर्स इधर लग रही है, ये चार्ज था Q, इसकी बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नेट जो
फोर्स है वो कितनी हो जाएगी, ये Fr माइनस F3, और दोनों क्योंकि सेम है तो इसका मतलब जो F नेट हो जाएगी, Fr और F3 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो ये भी KQ 3/L² और ये भी KQ 3/L²। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो F नेट जो निकल के आनी है वो आनी है 0। आप इसका नोट बनाते समय जरूर ध्यान रखिएगा कि cos 120 की वैल्यू -½ रखनी है। और हमने कैसे जाना 120 होता है, हमने ये जाना क्योंकि हम पहले से हमें नॉलेज थी कि सेंट्रॉइड पर जो एंगल फॉर्म होता है वो एंगल 120 का फॉर्म होता है, जो कि इस ट्रायंगल से भी हम बता सकते हैं। ये एंगल 30, ये एंगल 30, तो इसका मतलब इस ट्रायंगल में देखो ये एंगल 120 फॉर्म होता है, और जब ये 120 होता है तो ऑटोमेटिक ये एंगल भी 120 फॉर्म होता है। तो लीजिए आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दिए हैं। ये क्वेश्चंस की आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका जो सॉल्यूशन है वो आप खुद करिए, और जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन करिए। मैं आपको लिंक दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ इन सॉल्यूशंस को करके आप डालिए। तो मैं वहाँ उनको चेक करूँगा और भी मैं आपको वहाँ पर टाइम टू टाइम क्वेश्चंस को वहाँ भी सॉल्व करवाता रहूँगा। आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। दिस इज़ कपिल शर्मा टेकिंग बाय फॉर नाउ।